बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। आप सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। मुल्क भर में कोविड की सूरत हाल में शहरियों ने SOPs को मलहूज़ा खातिर रखते हुए ईद उल फितर मनाई। वो बाइस से इत्मीनान है। ईद उल फितर से पहले बैनुल अक़वामी तौर पर खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, मगर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट सीरीज जारी रही और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में फैसला कुन अंदाज से जिम्बाब्वे को 2-0 से शिकस्त दी। इस सीरीज पर तफसील से गुफ्तगू होगी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले टोक्यो ओलंपिक्स का इनेकाद 18 अगस्त से होना है, मगर कोविड की सूरत हाल के तहत यूं लगता है कि दूसरी मरतबा तब्दील शुदा तारीखों के मुताबिक भी इन खेलों का मुनक्किद होना 100% नहीं है। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और मुमताज ऑर्गेनाइजर इदरीस हैदर ख्वाजा साहब से इस मौजू पर बात होगी। ओवल के हीरो फजल महमूद के तस्करे के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट की कामयाबी की इब्तदा और इंतहा अधूरी और नामुकम्मल है। गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में हमने क्रिकेट के मुमताज तजियाकार और मुहक्किक जनाब मोइन अफजल की फजल महमूद के सुनहरी कारनामों से मुतल्लिक गुफ्तगू पेश की, जिसे आपने बहुत सराहा। आज इस सिलसिले में आखिरी हिस्सा पेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने क्रिकेट के ज़िम्न में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कामयाबी का जिक्र किया। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, सीनियर कमेंटेटर और सहाफी जनाब कमर अहमद। सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद। हम जानते हैं और हम उससे लुत्फ भी उठा चुके हैं, आपका जो एक खुद कुकिंग का शौक है, तो ये तो आजकल SOPs को मलहूज़ा खातिर रखना है, तो मेरे ख्याल में आप तो काफी खुद कफील होंगे। मैं समझता हूँ कि चूंकि जो भी लोग अपने मुल्क से बाहर रहते हैं उनको मजबूरी के तहत भी, और जिनका शौक होता है खाने पकाने का, जैसे मुझे शौक है खाने पकाने का, ये मेरे लिए खुद कफील होना कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि मुझे शौक है, मेरी हॉबी है। ज्यादातर आपने ईद के दिनों में क्या कुकिंग की, क्या दोस्तों को खिलाया, क्या खुद खाया? और जाहिर है कि वो मुख्तलिफ, यानी ज्यादा एलोबरेट और बहुत बड़ा दस्तरखान तो नहीं बना सकता मैं हमेशा कुक हूँ, लेकिन छोटी मोटी चीजें जैसे सूजी का हलवा बना लेना और किसी किस्म की दाल और सब्जी और मुर्गी, ये सब चीजें, पुलाव, बिरयानी तो मैं बनाता नहीं था, कभी पुलाव बनाता था, जैसे पंजाब के लोग पुलाव खाते हैं जी, तो मुझे पुलाव बनाने का शौक था, तो वह पुलाव, कभी निहारी, कभी पाए, सवाए रोटी के मैं हर चीज पका लेता हूँ अल्लाह के लिए। मुझे याद है कि आपने एक दफा हम सबको बुलाया था शेफर्ड बुश में लंदन में, और आप रोटी को चिमटे के साथ गर्म कर करके, बहुत से लोग थे, अख्तर वकार अजीम साहब भी थे, हम सब लोग थे, तो आप गर्म करके, और आपके माशाल्लाह हाथ में इतनी बरकत थी कि वो रोटी आप देते थे और सब लोग खाते चले जाते थे और बहुत मजा आया। मैं रोटी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो पीता ब्रेड कह रहा था। हाँ, पीता ब्रेड काफी पॉपुलर है ईरान और टर्की। अच्छा कमर भाई, आप ईद तो करते हैं हैदराबाद में, इस मरतबा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, तो आपने ईद कराची में की है? बिल्कुल, इससे कि एक तो लॉकडाउन है सिंध के अंदर, खासकर हैदराबाद में, और दूसरे ये कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए किसी अक्लमंदी के तहत हमारी गवर्नमेंट ने। अब ईद का माहौल है। खबर तो बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को गुज़िश्ता टेस्ट मैच में जो 7 से 10 मई तक खेला जाना था, चौथे दिन ही मैच जीत लिया, चौथे दिन सुबह के वक्त जीत लिया। टेस्ट मैच की जो खूबी थी वो ये था कि आबद अली 215 कर गए, अजहर अली 126 कर गए, नुमान ने 97 रन बनाए इस मैच में। फिर पहली इनिंग में हसन अली ने फिर 5 आउट कर दिए, फिर दूसरी इनिंग में 5 आउट कर दिए नुमान ने, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 आउट कर दिए। और पहला टेस्ट पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से जीता था, 1 इनिंग और 116 रन से। देखिए, बात असल ये है कि अपने घर में तो यानी हर आदमी शेर होता है, बाहर के मुल्क पे जाकर आप सीरीज जीत जाए, मैच जीत जाए, फाते हो जाए, और चाहे टीम आपके खिलाफ कितनी भी कमजोर हो, तो वो मैं समझता हूँ थोड़ा मैटर तो जरूर करती है। हाँ, और जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, अब आप देखें कि जैसे अब जिम्बाब्वे जैसी टीम है जो लोएस्ट रैंकिंग टीम ऑफ द वर्ल्ड, मैं समझता हूँ, उसके खिलाफ अगर ये परफॉर्मेंस कुछ लड़के नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए कि आजकल आपने देखा है ना कि बैट्समैन और बॉलर सबकी स्किल्स खत्म हो गई हैं ये T20 की वजह से, तो ये 2-2 दिन 3-3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाते हैं। इंडिया में आपको पता है इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट खत्म हो गया था 2 दिन के अंदर। तो विकेट का मत दखल था मेरे साथ, कोई विकेट का मसला हो, कोई हो, स्किल खत्म हो गई है बैट्समैन। आप देखें T20 का मैच देख लेना, हर 2 मिनट बाद एक बैट्समैन आउट हो रहा हो। इंडिया 36 आउट हो गया। ये तो एक तमाशा है, फेस्टिवल है, पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है। तो आपने जो क्रिकेट देखी है या मैंने जो देखी है 30,000 40,000 के मजमे में,
اب وہ کا وہ خیال بن جائے گا. اب آپ گھر بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کلک کریں گے اور دیکھیں گے اور اپنے ہاتھ کا کھانا پکا کے کھا رہے ہو. یہ فرمائیے کہ 8 جولائی سے انگلستان کے خلاف پاکستان کی لمیٹڈ اوور کی سیریز شروع ہو رہی ہے. جولائی میں پاکستان کھیل لیتا ہے تو پھر یہ جو T20 ورلڈ کپ ہے اگر اس کا انعقاد بھی ہوتا ہے اس کے آگے بھی سوالیہ نشان ہے تو پاکستان کی اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی. ہاں اچھی ہے. جتنی کرکٹ کھیلیں گے اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کرکٹ کو امپروو کرنے کے. جس طرح کی بھی کرکٹ کھیلیں آج کل کے زمانے میں اگر ایک میچ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات. اب دیکھیں نا PSL اور IPL کو دیکھ لیں کباڑا ہو گیا. قمر بھائی آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے کرکٹ کی ابتدا دیکھی ہے, ان کرکٹرز کے ساتھ گھوما پھرا ہے, ان سے باتیں کی ہیں, اس ماحول سے واقف ہیں. میرے خیال میں ہماری جو کرکٹ کی ابتدا ہے اور ابھی تک جو اس کی اگر جو بھی انتہا ہے اس کا جو تذکرہ ہے وہ گریٹ فضل اور حنیف کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہے. اچھا ICC نے 6 ہال آف فیم اناؤنس کر دیے شہرت پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اس میں گریٹ فضل کا نام نہیں ہے. آپ کا اس سلسلے میں نقطۂ نظر کیا ہے؟ یہ تو اب ڈرامہ شروع ہوا ہے اسپانسر کے آنے کی وجہ سے. نہیں لیکن ابھی دیکھیں نا اس دور کے پلیئرز کو تو شامل کیا جا رہا ہے نا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ وہ ICC ہال آف فیم ہے. PCB کا ہال آف فیم پاکستان کا ڈیپینڈ ہونا چاہیے اور PCB از ناٹ ICC. آپ درست فرما رہے ہیں لیکن ICC نے اس کس بیسس پر کیا ہے یہ بھی پتہ لگنا چاہیے. ہاں تو جس بیسس پہ کیا ہے وہ دنیا کے ٹاپ کھلاڑی ہے. نہیں کیا فضل ٹاپ کے کھلاڑی نہیں تھے؟ وہ بھائی فضل اس زمانے میں نہیں تھے جس زمانے میں ہال آف فیم وغیرہ تھا. وہ ان لوگوں کو ہال آف فیم مل رہا ہے جیسے عمران خان اور وسیم اکرم بخار جنہوں سے پارے. حنیف کا نام شامل ہے, گریٹ حنیف کا نام شامل ہے. اور وہ حنیف محمد تو ون آف دا گریٹسٹ پلیئر تھا نا آف ہز ٹائم. فضل محمود واز ون آف دا فائنسٹ بالر آف ہز ٹائم. جب پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ہال آف فیم کی تو اس میں فضل کا نام تو ٹاپ ہونا چاہیے میری نظر میں. میرے خیال میں اگر یہ ICC نے بھی اگر ہال آف فیم کی ایک فہرست جاری کی ہے اس میں بھی ان کو جو سیریس کنسیڈریشن ہے وہ فضل کو دینی چاہیے تھی. قمر بھائی آپ اگری کریں گے فضل انڈیا کی ٹیم میں 47 میں شامل ہو رہے تھے جب انہوں نے ریفیوز کیا. پھر ایک بڑا 7-8 سال کا 10 سال کا عرصہ وہ رہا جب یہ ورلڈ وار کی وجہ سے اور پھر پاکستان کو ٹیسٹ اسٹیٹس نہیں ملا کہ میں اپنی پیک میں کرکٹ نہیں کھیل سکے. اس کے باوجود ہر بڑی ٹیم کے خلاف 12 بار آؤٹ کیا, رن تھرو کیا مقام پر, اور ہمیں ایک ایسا ریکارڈ دے گئے ہیں جس پر ہم اس وقت تک اس پر پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں. بہت بڑا بالر تھے وہ اور مجھے بھی پریولیج ہے کہ میں ایک فرسٹ کلاس میچ میں ان کے خلاف کھیلا ہوں اور 26 رن بھی بنائے ان کے بالنگ پہ میں نے. یہ بتائیے وہ سال کون سا تھا؟ 1960 میں یہ صادق محمد کا فرسٹ کلاس ڈیبیو تھا میچ. اچھا جی ہاں جی ہاں. تو اس کو صادق محمد کو بھی کیا تھا میچ میں نے. ظاہر ہے کہ میں فضل اور فضل کی بالنگ کا تو جواب اس زمانے میں کسی کے پاس تھا ہی نہیں. واز دا گریٹسٹ بالر آف ہز ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ ICC کے ہال آف فیم میں سب سے پہلے نام تو انہیں کا آنا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے نظر انداز کیا. تو PCB کو چاہیے کہ وہ کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں ICC ہال آف فیم. ٹھیک, یہ اپنا ہال آف فیم بنائے. صحیح. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس میں صرف کرکٹر شامل ہو. جسٹس کارنیلیس بھی اس میں آ سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا. اور لوگوں کا نام بھی آنا چاہیے جو کرکٹ آرگنائزرز ہیں جنہوں نے ہماری کو اٹھان دی, طاقت دی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہال آف فیم ان کا اپنا ہونا چاہیے, نہ کہ ICC کی نقل کر رہے. یہ SOPs کے حوالے سے جو لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے, جو وہ کوتاہی کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ذرا آپ واضح اور ایک مؤثر الفاظ میں ذرا ایک پیغام اگر ان کو دے دیں تو میں خیال میں بہت اس سے فائدہ ہو جائے گا. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ویکسین میں لگائیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ویکسین لگانا بہت ضروری ہے. ویکسین ہر انسان کو لگانی چاہیے. ایک پریونشن ہے, یہ علاج نہیں ہے. جس طرح چیچک اور ٹائیفائڈ ان سب کا جو نکلتا ہے ویکسین اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اٹیک ہو تو کم ہو. تو یہ ضروری ہے کہ SOPs کا خیال کریں. لیکن پرابلم یہ ہے راجا صاحب کہ جس ملک میں کوئی بھی ملک ہو جس میں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں پر کوئی SOPs وغیرہ جو ہے اس کی پاسداری کوئی نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں. یہ ایک مشورہ بھی ہے, آپ کا ایک پیغام بھی ہے, اور خدا کرے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے. آپ کے اس پیغام کو ایک وارننگ سمجھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا بلکہ ہو جائیں. قمر احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا. یہ تھے پاکستان کے سینئر کھیلوں کے صحافی اور براڈ کاسٹر قمر احمد.
टोक्यो ओलंपिक के इनेकाद के हवाले से आजकल मुतजाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस सिलसिले में खेलों के मुमताज मुंतजिम और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल इदरीस हैदर ख्वाजा साहब से गुफ्तगू करते हैं। आपसे हम ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स की बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से भी और हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी तरफ से भी ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आप सबको भी हमारी तरफ से, पंजाब ओलंपिक की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक तो आप माशाल्लाह इदरीस हैदर ख्वाजा हैं, कश्मीरी हैं, और उनका तो खाने पकवान बड़े बड़े मारूफ हैं, बड़े मकबूल हैं। पंजाब हो, लाहौर हो या पाकिस्तान हो, जाहिर है कि एसओपीज का जमाना है, कोविड का जमाना है, तो ये महदूद सतह पर आपने किस तरीके से अपना कयाम घर में किया और किस तरीके से ताम किया, ये आज की तफसीलात मुख्तसर बताइए जरा। बगैर खाने के तो हम रह नहीं सकते। तो वो सारी चीजें हमने घर पे ही अरेंज किया और घर पे ही हमने खाया। ये भी नहीं किया कि हम घर पे गैदरिंग करें और एसओपी के मुताबिक, तो उसके मुताबिक ही हमने एसओपी के अंदर रह के, सुबह नमाज भी एसओपी के अंदर ही पड़ी और फिर घर पे भी जो भी था अपने बच्चों में हमने वो वक्त गुजारा। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का। इंशाल्लाह वी होप के जल्द बेहतरी की तरफ हम आएंगे। आप पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जरा बताइए ना कि कोविड के जमाने में कितनी शदीद ख्वाहिश है जो जापान की जो ओलंपिक एसोसिएशन है और जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके क्या सिग्नल मिल रहे हैं कि क्या 23 जुलाई 2021 में जो तयशुदा एक नई तारीख है, इसके मुताबिक टोक्यो ओलंपिक्स का इनेकाद होगा? तो एक्चुअली ये लास्ट ईयर की टोक्यो ओलंपिक जो मुलतवी कर दी गई और एक साल डिले हो गया, अब तैयारी वो कर रहे हैं कि हम ये गेम्स करा दें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहती है कि अगर ये गेम अब भी ना हुए और इस दफा हम मुलतवी नहीं करेंगे बल्कि मनसूख कर देंगे। जापान चाहता है कि हम ये गेमें जो है इसको मनसूख होने की बजाय हम करवाएं, लेकिन वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो लिमिटेड प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसके अंदर रह के हम मुख्तसर करें गेम को। ज्यादा जिस तरीके से ओलंपिक होनी चाहिए वो होती नजर नहीं आती। लेकिन मेरा अपना जाती राय है, ख्याल है कि ये गेम्स करवा देंगे, लेकिन बड़ी मुख्तसर गेम करवाएंगे, उस लेवल के ऊपर नहीं जिस लेवल पे गेम्स होती हैं। गेम होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल पूरी दुनिया में इस वक्त जो अगर स्पोर्ट्स देखें तो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि हमने इंटरप्रोविंशियल गेम्स करानी थी अप्रैल में, वो नहीं हम करवा सके। हालांकि इसके बावजूद के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी सैंक्शन दे दी, तो साथ उन्होंने कहा कि कल्चर प्रोग्राम भी कीजिए। तो हम अपने मुल्क में ये एक छोटी सी गेम नहीं करवा सके। अब हमारा प्रोग्राम है अक्टूबर नवंबर में। सेम लाइक दिस आप दुनिया में देखें तो आपकी हमदर्दियां टोक्यो ओलंपिक्स के इनेकाद के सिलसिले में टोक्यो के मुतज़म्मीन के साथ हैं, या आप समझते हैं कि एहतियात बड़ी जरूरी है? दिल्ली जो ख्वाहिश है वो गेम्स के साथ भी है और टोक्यो ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर के साथ हम हैं कि वो किसी तरीके से एसओपी के मुताबिक इसके अंदर रहते हुए अपने प्लेयर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को बचाते हुए ये कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे बचत भी हो जाए और गेम भी हो जाए। गेम होनी चाहिए। जो जंगल फोक है, जो स्पोर्ट्समैन है और आपके जानने वाले हैं और जनरल पब्लिक जो है, कि कोविड-19 के हवाले से जो एहतियात बरतनी है और जो महफूज खातिर रखना है एसओपीज को, कोई अगर आप पैगाम दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम इतना नहीं कर रहे हैं कि मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से पहन लें, और लोगों को पता नहीं, यहाँ तो अवेयरनेस नहीं है अभी तक, इतना कुछ हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी पब्लिक से भी और अपने प्लेयरों से भी, आपका ख्याल रखें और एसओपी जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं उसके मुताबिक आप स्पोर्ट्स भी करें, ट्रेनिंग भी करें, एक्सरसाइज भी करें, तो तभी हम बचत हो सकती है इंशाअल्लाह। जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू। ये थे पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा। फजल महमूद के सुनहरी कारनामों और नाकाबिल फरामोश कारकर्दगियों के हवाले से मुमताज क्रिकेट तारीखदान और नकाद
जनाब मोइन अफजल की गुफ्तगू के 2 हिस्से हमने आपकी खिदमत में पेश किए। आज इस सिलसिले की इंतहाई मालूमाती गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। सर, बिंग एज एमसीसी की मेंबरशिप और आपका एक स्टेचर है, मुझे तो नॉर्मली में याद है आपके साथ एक क्रिकेट मैच भी खेला हुआ है। आई रिमेम्बर योर पोस्चर, योर ड्रेसअप, आपका पैशन। तो क्रिकेट की तो आपने हर सतह पर खिदमत भी की है और क्रिकेट ने आपसे खिदमत ली है। बराह रास्त आप जो इदारे हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, जिसमें आईसीसी भी शामिल है, पीसीपी के जो कार मुख्तार वो भी शामिल हैं? देखें, आईसीसी को तो हम क्या कह सकते हैं, it's for our Pakistan Cricket Board to raise a voice there, and people more knowledgeable than myself and better at cricket than myself, like Mr. Iftkhar Bukhari and the late Fakir Azazuddin, they were very, very upset that Fazal was not in the ICC Hall of Fame. And they wrote several letters. Lekin, having worked for a short time in the Pakistan Cricket Board, I know that ICC is going to be, persuaded by the respective cricket boards. Now, before we go to the ICC, कि आपने फजल को क्यों नहीं रखा Hall of Fame में, we have to tell the cricket board कि आप खुद तो recognize करें. And as you yourself told me when we were talking about this some time ago, Fazal was the first Pakistani cricketer to be named in Wisden's 5. From the Wisden of 1955 after the 1954 tour. Yeah. So, I mean, you have to recognize this. Of course, Fazal was outstanding. And by the way, I'll tell you a story before we sign off. I was a civil servant and I was in Australia. I'll tell you when in 1974 I'd gone on some training course. So I met Lindsay Hassett, who had been the captain of the Australian cricket team. And he invited me knowing the main cricket season was over, but abhi thodi cricket ho rahi thi Melbourne mein, where I was doing my training. So he said that, come along with me, there's a great cricket final in Melbourne and I'll take you there. मैं तो radio commentary कर रहा हूँ, तो आप मैच देखें weekend पे. I said, fine. So I had the pleasure of being driven to that cricket match by Lindsay Hassett. And वो radio commentary कर रहा था upstairs. तो मैं pavilion में था, तो वहाँ I met a number of Australian cricketers, जिसमें Ian Johnson था, who was captaining the Australian team in 1956. But perhaps the most interesting person there was Frank Tyson, who, as you know, in 55, 56, when England went to Australia and defeated them there in Ben Hutton's team, he was the bowler who changed everything. So, and he played against us in the Oval Test match in 1954. So, when Hassett came down, we were having a chat and having coffee and stuff downstairs. So commentary khatam hui, match khatam hua, so Hassett came down, so we were talking. And there were other Australian cricketers whose names I forget. Somebody who had been to Lahore in the 1930s, some team in 1934 or 35, so they were asking me about the Gymkhana cricket ground. Anyway, so we were talking, Tyson, Johnson and I, about Fazal. Because I knew Fazal and they were saying, how is Fazal and so on. So Lindsay Hassett, you see, he had not seen Fazal. Although he came with the services team in 1946 and Fazal did play in a match against him, but Hassett did not remember him. So he said, Fazal, I know he had a very good record before he retired. What was he like? He addressed the question to Tyson. And you know what Tyson said? He was like Bedser, only better. He's Alec Bedser. So that was very high praise, and anybody who played with him knew that अगर इतनी cricket होती जो आजकल होती है, had Pakistan played more, his record would have been perhaps among the top players. But as it is, it's a wonderful record. But people who don't know how cricket was played in those days, the young people who sit down and say, जी कौन है वो देखते हैं जी कितने उसने 80 टेस्ट खेले हैं, उसने 110 टेस्ट खेले हैं, उसने इतनी रन किए हैं.
they don't go through the history to see what things were like. دیکھیے جو ہمارے شو پیس ہیں جن کو ہم دنیا میں متعارف کروا سکتے ہیں، جناح صاحب سے قائد اعظم سے لے کے، اور کرکٹ میں اگر آ جائیں تو پھر فضل صاحب سے شروع ہو جائیں، کاردار صاحب کی بات کریں، کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز کی بات کریں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، کامنٹری کی بات کریں عمر قریشی کی یا افتخار احمد کی، تو ہم تو بڑے آرام دہ جگہ پر محسوس کرنا چاہیے ارد گرد اپنے دیکھتے ہوئے. اور میں نے ہندوستان میں وائڈلی ٹریول کیا ہے کرکٹ کامنٹری کے سلسلے میں. ہماری یہ جو حیثیت ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک خاص دبدبا ہے. بنگلہ دیش کو ڈسون ان کی کرکٹ ٹیم کو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طریقے سے آپ نے صرف فضل کی باتیں ابھی کی ہیں تو یہ بتا کر ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سپیریئر کرکٹنگ نیشن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور جو ریکارڈ ہمارا ہے فضل محمود کی وجہ سے وہ کسی اور کا نہیں ہے. تو یہ اس کو ڈسون کرنا یہ فی الوقت تو کافی مایوس کن. اور آپ دیکھیں، let me tell you now another interesting thing. I think India, undivided India جس کے ہم بھی پارٹ تھے، جی ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا اراؤنڈ اباؤٹ 1934-35. اچھا جی. اینڈ آئی تھنک پہلا میچ وہ جیتے تھے ان انگلینڈ بائی دا وے سم ٹائمز I think in the late 60s or early 70s. Early 70s میں ہے. Early 70s میں نے لکھا بھی ہے in my last article. I'm forgetting the date now. جی جی. ہم پہلی دفعہ گئے اور ہم نے ٹیسٹ جیت لیا وہاں. So I mean these are things which are not to be forgotten really. اگر پاکستان ہسٹری کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ آنر کر رہے ہیں اپنے ہیروز کو. اور سر وہ صدی کی سب سے بڑی ٹیم تھی انگلینڈ کی. ابھی آپ نے نام تو لے لیے بیچ میں سب کے. Yeah. No, and by the way, when we beat them at the Oval, they were the top team. Yeah. They had defeated Australia and got the Ashes in 1953. They were the two top teams, England and Australia. The only other team was the West Indies in the West Indies. And they had just, the previous winter, 53-54, England had gone to the West Indies and drawn the series 2-2. One match being drawn. So it was the best team in the world. No doubt. Yeah, that's true. آپ نے فضل محمود صاحب کے بارے میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اور پھر وہ ہال آف فیم کا بھی ذکر ہے. ذرا آخر میں بتا دیجئے جو ہماری ینگر فوک ہے اسے کہ یہ ہال آف فیم جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہرت گاہ جو ہے، اس کی معنویت، اس کی حیثیت اور اس کی امتیازیت کیا ہے؟ I don't know, frankly. This is a new innovation. ICC نے شروع کی تھی. The idea is, frankly, and اس میں آپ نجم لطیف صاحب سے بھی بات کیجیے گا. He'll give you some very interesting views. Idea یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، کرکٹ، ٹیسٹ کرکٹ itself is about 140-150 years old because پہلے ٹیسٹ میچز انگلینڈ آسٹریلیا کی لیٹ 19th century میں ہوئے تھے. Now test cricket is growing. We've got so many countries. We were the 7th country to get test status. Aajkal mein 12-13 ko test status mil gaya hai. Yeah. And it's growing, So, like any sport, like any activity, it begins to have a history. And the Hall of Fame ka concept ICC ne develop kiya tha after they moved to Dubai, their headquarters. We should have a sort of museum. Now, the two original museums, one of course is at Lord's, which is Lord's itself is a museum, as you know, and the other one was at Melbourne at the MCG, which I visited by the way that year when I was there. Hassett and Johnson took me. Johnson was then the secretary to the Victorian Cricket Association, and they invited me for lunch. So, اب یہ concept build up ہو رہا ہے. And this is why I am very grateful to somebody like Mr. Najam Lateef, who without any salary or anything, or any material interest, is devoting his time and energies to create the first museum in Pakistan, which is at the Lahore Gymkhana cricket ground. And if I may say so, another something like that has been created by the principal of Aitchison College, Mr. Michael Thompson, who has
converted the pavilion. He's improved it a lot, had it renovated at the HSN College cricket ground. And now again, it's like a museum. You go in, you see all the great cricketers who played for HSN College, including the old Nawab of Patodi, the senior Nawab, other cricketers, Majid, Imran, Ramiz Raja, people who played for Pakistan and then HSN. So the concept is to in a sense, not only maintain and exhibit the history of that particular country or that particular institution through a museum, but it's also to invoke interest and encourage youngsters who go there to see, okay, and not forget history, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे. और इसी बात पे मुझे जरा थोड़ा सा what should I say, I was very happy कि हम हॉल ऑफ फेम बना रहे क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ कि पहले 6-8 जो टॉप थे क्रिकेटर्स उसमें फजल का नाम नहीं आया. तो आई वाज आल्सो अपसेट. बिल्कुल नेचुरली. जनाब वहीद अख्तर साहब, आपने बड़े शानदार रेफरेंस दिए. आपका अपना जो नुक्ता नजर था वो भी बड़ा शानदार और जानदार रहा. फजल साहब के हवाले से जो तशनगी थी उनकी शख्सियत के हवाले से वो आपने पूरी कर दी. और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सामईन हैं उन्होंने आपकी इंतहाई इस पुरमगज़ गुफ्तगू से पूरा इस्तेफादा किया होगा. साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया. Well, thank you very much for inviting me. It's a pleasure, to talk about cricket and the old days and to remember our great heroes, and we need to honor them and respect them. ठीक है. बहुत शुक्रिया. Okay. All the best, Raj साहब. Thank you. Thanks a lot. वेलकम सर. ये थे जनाब मोइन अफजल, साबिक सेक्रेटरी जनरल हुकूमत पाकिस्तान, सीनियर मेंबर MCC और साबिक मेंबर गवर्निंग बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ओवल के हीरो जनाब फजल महमूद की शानदार कारकर्दगी को तारीखी हवालों से हम तक पहुंचाया. हमारा ये प्रोग्राम खेलों से मुतल्लिक है. खेल डिसिप्लिन जिसमें नज़्म नसक, तंजीम, मुस्तकिल मिजाजी, जज्बा और मुश्किल सूरत हाल में गिरकर उभरना है सिखाता है. आजकल हम कोविड से नबद आजमा हैं. इस दौरान SOPs के हवाले से हमें मुस्तकिल मिजाजी, तंजीम और नज़्म नसक का मुजाहरा करना है. हम इन खूबियों पर अमल पैरा होंगे तो कोविड के खिलाफ हमारी जीत यकीनी है इंशाअल्लाह. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है. मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.